हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आपका स्वागत है सैनविक लॉ गुरु चैनल पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जनरल एक्सेप्शंस इन इंडियन पेनल कोड 1860। आईपीसी के अंडर जनरल एक्सेप्शंस क्या है, जनरल एक्सेप्शंस इन क्रिमिनल लॉ क्या है, ये मैं आज के वीडियो में बताऊंगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था टू क्रिमिनल लॉ, थेफ्ट क्या होता है और भी कुछ सेक्शंस मैंने आपको बताया था। तो आज का वीडियो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हो तो अभी आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको और भी लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहें, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए कि मेरा नया वीडियोस आ चुका है। ओके, तो ये क्लैट के लिए भी है और भी दूसरे एग्जाम्स के लिए भी है ये पार्ट। और अगर आप BLLB परस्यू कर रहे हो तो आपको उसमें भी लगेगा ये पार्ट, आईपीसी लगेगा, जनरल एक्सेप्शन आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मैं आपको यहाँ पे इजी वे में पढ़ा दे रहा हूँ। तो आ रहा है यहाँ पे, सो व्हाट आर द जनरल एक्सेप्शंस इन क्रिमिनल लॉ। चैप्टर 4 ऑफ द इंडियन पेनल कोड डील्स विद द जनरल एक्सेप्शंस टू क्रिमिनल लाइबिलिटी। देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ एक्ट्स, दैट इज एक्सेप्शंस डन अंडर द सर्कमस्टेंसेस मेंशन्ड इन सेक्शन 76 से 106। देखिए सेक्शंस जो है आईपीसी के अंडर 76 से 106 तक में आपका जनरल एक्सेप्शन इन क्रिमिनल लॉ पूरा दिया हुआ है ना। टोटल 30 सेक्शंस आपको पढ़ना है, पर आज की वीडियो में मैं टोटल 20 सेक्शंस में मैं पढ़ाऊंगा। 10 सेक्शंस नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट क्लास होगा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस सेक्शन 96 to 106 तक। ओके, तो आज की वीडियो में हम लोग से पढ़ेंगे 1 से लेके 6 तक, दैट आर मिस्टेक ऑफ फैक्ट, जुडिशियल एक्ट, एक्सीडेंट, एब्सेंस ऑफ क्रिमिनल इंटेंशन, एक्ट डन बाय कंसेंट और ट्रिफलिंग एक्ट। सेक्शन 95 तक मैं आपको पढ़ाऊंगा आज। तो हम लोग आते हैं पहला सेक्शन, दैट इज सेक्शन 76। एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कॉन्ट्रैक्ट लॉ में मिस्टेक ऑफ लॉ क्या होता है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या होता है, वैसे ही सेम चीज आपका इसमें भी आ जाता है। सेक्शन 76 ऑफ द इंडियन पेनल कोड सेज नथिंग इज एन ऑफेंस, कोई भी चीज ऑफेंस नहीं है, विच इज डन बाय अ पर्सन, जो मतलब कोई एक आदमी सर्टेन एक्ट करता है, वो कोई भी एक्ट ऑफेंस नहीं है। हु इज द पर्सन हु इज, और हु बाय रीजन ऑफ अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड नॉट बाय रीजन ऑफ अ मिस्टेक ऑफ लॉ इन गुड फेथ, मतलब गुड फेथ में बिलीव करके और वो बाउंड बाय लॉ है, वो सर्टेन एक्ट करने के लिए, वो ऑफेंस नहीं बोला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से आपको समझने में आसानी होगा। हर एक जितना भी सेक्शन में पढ़ाऊंगा आपको एग्जाम्पल ट्राई करूंगा एग्जाम्पल देने का, उससे आपको समझने में बेटर, यू विल हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग। फॉर एग्जाम्पल ए कोई एक सोल्जर है, वो एक मॉब पे फायर करता है ऑन द ऑर्डर गिवन बाय द सुपीरियर ऑफिसर, मतलब उसके ऊपर जो ऑफिसर है तो उसने ऑर्डर किया कि तुम मॉब पे फायर करो, तो उसने फायर किया इन कंफर्मिटी विद द कमांड्स ऑफ द लॉ, लॉ के कंफर्मिटी से ही, कमांड ऑफ द लॉ से ही उसने फायर किया। तो ए ने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया। ओके, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन 77 ऑफ द इंडियन पेनल कोड। वो क्या बोलता है, एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली इन द एक्सरसाइज ऑफ एनी पावर which in good faith he believes to be given to him by law। मतलब कि अगर जज है कि किसी केस को जज किया है उसने, ठीक है, और उस केस में उसको जो सही लगा, वो गुड फेथ में लगा कि इसको पनिशमेंट मिलना चाहिए, तो उसने पनिशमेंट दिया। उसके पास पावर है, जुडिशियल पावर है कि वो उस सर्टेन आदमी को सर्टेन एक्सरसाइज कर सकता है, सर्टेन पावर उसके पास जो भी जुडिशियल पावर है उसको वो जज जो है एक्सरसाइज कर सकता है, तब वो ऑफेंस नहीं होगा क्योंकि वो जुडिशियली किया है। ओके, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, दैट इज सेक्शन 78 ऑफ द इंडियन पेनल कोड सेज एक्ट डन परसुएंट टू द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ कोर्ट। ऑर्डर ऑफ द कोर्ट के साथ साथ जो भी एक्ट किया जाता है, लाइक nothing which is done in pursuance of or which is warranted by the judgment or order of a court of justice if done whilst such judgment or order remains in force। और ऑर्डर जो है अगर फोर्स में रहता है, मतलब ऑर्डर रहता है, ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट रहता है फोर्स में इन एन
ऑफेंस नॉट विथस्टैंडिंग द, तब वो ऑफेंस होगा नॉट विथस्टैंडिंग द कोर्ट मे हैव हैड नो jurisdiction to pass judgment or order provided the person doing the act in good faith believes that the court had such jurisdiction. आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा. अब हम लोग आते हैं सेक्शन 79. एक्ट डन बाय अ पर्सन जस्टिफाइड. जो भी पर्सन जस्टिफाइड है उसका एक्ट, मतलब जो भी पर्सन, कोई एक आदमी ने सर्टेन एक्ट किया जो जस्टिफाई हो गया है बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ. उसको लगता है कि वो मिस्टेक ऑफ उसका मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, पर मतलब उसको किसी फैक्ट का मिस्टेक हुआ है, मतलब हुआ कि वो कुछ फैक्ट सही से जानता नहीं था, बट ही इज जस्टिफाइड बाय लॉ. So, Section 79 of the Indian Penal Code says nothing is an offence which is done by any person who is justified by law. कोई भी एक आदमी जो justification उसको मिल गया by law, और who by reason of a mistake of fact and not by reason of mistake of law in good faith. देखिए हर जगह आपको good faith मिलेगा. Believes himself to be justified by law in doing it. For example ले लेते हैं, A देखता है Z को कि Z कुछ certain act कर रहा है जो A को लगता है कि वो murder कर रहा है किसी का. तो A in the exercise to the best of his judgment exerted in good faith, उसने good faith में बोला कि Z मर्डर कर रहा है, पर उसको पूरा फैक्ट सही से पता नहीं था. ओके. of the power which the law gives to all persons of apprehending murderers in the fact. और लॉ के पास तो पावर है, जो भी उसको लगता है कि जिन लोग के, मतलब कि लॉ इज द पावर, लॉ गिव्स टू ऑल पर्सन of apprehending murderers in the fact. वो then एक जजमेंट के तौर पे पुलिस उसको लॉ Z को सीज कर लिया जाता है in order to bring Z before the proper authorities. A जो है कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया है. क्यों? क्योंकि बाद में पता ये चलता है, अगर वो दो इट में टर्न आउट दैट Z was acting in self defense. ये भी हो सकता है कि Z जो है मर्डर ना कर रहा हो, अपने सेल्फ डिफेंस के लिए भी वो सर्टेन एक्ट कर रहा हो, ऐसा हो ही सकता है. ओके. अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं 80 पे. एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट. अगर आप रास्ते से जा रहे हो, ऊपर कुछ बिल्डिंग का काम चल रहा है, बिल्डिंग में पेंटिंग का काम चल रहा है, या फिर बैम्बू में आदमी लोग चढ़ के, लेबर लोग चढ़ के कुछ काम कर रहे हैं, तो आप वहां से जस्ट पास कर रहे हो और ऊपर से कुछ हथौड़ा गिर के आपके सर पे लगा और आपका माथा फट गया. ठीक है, तो आपको इंजरी हो गया. तो वो ऊपर जो है उसका तो कोई इंटेंशन तो था नहीं इसमें कि आपको कुछ चोट पहुंचाए, वो तो एक्सीडेंट हुआ जस्ट. यही आपका सेक्शन 80 में बताया गया है. तो हम लोग पढ़ते हैं सेक्शन. नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्च्यून and without any criminal intention नहीं था उसका, or knowledge in the doing of a lawful act in a lawful manner. By lawful means with proper care and caution. For example, A is at work with a hatchet. The head flies off and kills a man who is standing by. Here, if there was no want of proper caution on the part of A, his act is excusable and not an offense. मैंने आपको दूसरा एग्जांपल भी बता दिया, आपको वैसे में समझ में आ गया होगा, आई होप सो. अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं सेक्शन 81 पे. एक्ट लाइकली टू हार्म. एक्ट जो है सर्टेन एक्ट, कोई एक आदमी कोई सर्टेन एक्ट काम कोई काम कर रहा है जिस कारण से, मतलब उस काम से किसी को हार्म हो सकता है, इंजरी हो सकता है, बट डन, उसने वो काम किया दूसरे को हार्म करने के लिए, टू प्रिवेंट अदर हार्म, टू प्रिवेंट अदर हार्म, दूसरे मतलब बड़े इंजरी से बचाने के लिए छोटा इंजरी किया, बट ही डिड दैट विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन या क्रिमिनल इंटेंट. सेक्शन 81 ऑफ द इंडियन पेनल कोड सेज नथिंग इज एन ऑफेंस merely by reason of its being done with the knowledge that it is likely to cause harm. If it be done without any criminal intention to cause harm and in good faith for the purpose of preventing or avoiding other harm to person or property. वो पर्सन सा भी, मतलब किसी और आदमी को भी हार्म हो सकता है या फिर प्रॉपर्टी को भी हार्म हो सकता है, इंजरी हो सकता है.
अब एक्सप्लेनेशन में आते हैं, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ सेक्शन में, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इन सच अ केस वेदर द हार्म टू बी प्रिवेंटेड और अवॉइडेड was of such a nature or so imminent as to justify or excuse the risk of doing the act with the knowledge that it was likely to cause harm। मतलब एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट आता है, एक तो क्वेश्चन आ जाता है, राइज होता है कि ये जो इस केस में ये जो हार्म हो रहा है वो प्रिवेंट करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, वॉज ऑफ उसका क्या वैसा नेचर था, या फिर सो इमिनेंट एज टू जस्टिफाई और एक्सक्यूज द रिस्क, या फिर रिस्क को एक्सक्यूज किया जा सकता था of doing the act with the knowledge that it was likely to cause harm। ओके, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, इसका इलस्ट्रेशन, मतलब इलस्ट्रेशन में आते हैं, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। ए इन अ ग्रेट फायर pulls down houses in order to prevent the conflagration from spreading। मतलब ए जो है उसने एक घर गिरा दिया ताकि आग जो है आसपास के घरों में ना फैले, ठीक है, उसने हार्म किया, इंजुरी किया, डैमेज दिया। ही डज दिस विद द इंटेंशन इन गुड फेथ, उसने गुड फेथ में किया ताकि और भी घरों में आग ना लगे, ऑफ सेविंग ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी। हेयर इफ it be found that the harm to be prevented was of such a nature and so imminent as to excuse A's act, is not guilty of the offense। क्योंकि A ने हार्म किया है, क्या हार्म किया है, उसने घर गिरा दिया। क्यों गिरा दिया? इन गुड फेथ, कि ताकि वो प्रिवेंट कर सके द कन्फ्लैग्रेशन फ्रॉम स्प्रेडिंग, मतलब आग को फैलने से रोकने के लिए उसने घर को गिरा दिया। ओके, आई होप कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा इस सेक्शन का, और बाकी जितना सेक्शन मैंने आपको बताया। तो अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज, सेक्शन 82 ऑफ द इंडियन पेनल कोड बताता है कि कोई भी चीज ऑफेंस नहीं होगा, विच इज डन, कोई भी एक्ट ऑफेंस नहीं होगा, विच इज डन बाय अ चाइल्ड, मतलब जो भी 7 साल के नीचे कोई भी बच्चा जिसका एज है, एज इज below 7 years of age is not offense। Under the age of 7 years no infant can be guilty because law presume कर लेता है कि वो उसके पास कुछ, वो तो मैच्योर रहता नहीं, तो उसको पता नहीं रहता कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है। इन दिस केस प्रूफ ऑफ फैक्ट दैट ही वॉज below 7 years would be ipso facto an answer to the prosecution। The immunity of the child under 7 years of age from criminal liability is not confined to the offences under the code। under the code मतलब हो गया under the IPC या फिर under the Indian Penal Code, but also extends to the वो extend to the offences under any special और local law पे भी extend करता है by virtue of section 40। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, एक्ट ऑफ अ चाइल्ड, दैट इज सेक्शन 83। एक्ट ऑफ अ चाइल्ड मतलब 7 साल से बड़ा और 12 साल से छोटा, मतलब 7 और 12 years के बीच का कोई भी एक्ट डन बाय अ चाइल्ड अबव 7 years एंड अंडर 12 ऑफ इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग का हो तो सेक्शन 83 क्या बोलता है? नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ चाइल्ड अबव 7 years ऑफ एज एंड अंडर 12 who has not attained sufficient maturity of understanding to judge of the nature of and consequences of his conduct on that occasion। मतलब उस certain occasion में क्या उसका conduct से क्या consequences आएगा, वो उसके पास कुछ मतलब उसको समझने का कुछ शक्ति नहीं रहता कि उसका he has not gained sufficient, he has not attained sufficient maturity to understand whether his conduct is right or wrong on that occasion। Incapacity to commit offense arises only when child had not attained sufficient maturity। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, दैट इज सेक्शन 84 पे। एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, कोई भी एक्ट, जो भी मतलब कोई भी पर्सन सर्टेन एक्ट करता है जो अनसाउंड माइंड का, मतलब जो पागल है, इंसेन है, सेक्शन 84 बताता है नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट, मतलब कोई भी एक्ट कर रहा है, कोई पागल आदमी अगर एक्ट कर रहा है एट द टाइम ऑफ डूइंग इट
बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, मतलब जब वो काम कर रहा है उस टाइम वो पागल है, मतलब दिमागी हालत से ठीक नहीं है, ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड, उस टाइम वो काम कर रहा है, इज इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ एक्ट, उसको पता ही नहीं है कि जो काम कर रहा है उसका नेचर क्या है, किस टाइप का नेचर है उस सर्टेन एक्ट का, और दैट ही इज डूइंग व्हाट इज इधर रॉन्ग और राइट और कॉन्ट्ररी टू लॉ, उसको ये भी पता नहीं है कि वो जो काम कर रहा है वो गलत है या फिर लॉ को वायलेट करता है, उसको ये भी नहीं पता नहीं, क्योंकि वो अनसाउंड माइंड का है। Since the criminal act is an indispensable element in every crime, a person incapable of entertaining such intent cannot incur legal guilt. जो लोग idiot होते हैं, जो लोग lunatics होते हैं, पागल होते हैं, are therefore not liable for their acts. वो लोग जो भी काम करेंगे that will be not offenses. That will be not called as offenses. Okay? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 85 पे। एक्ट ऑफ अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन कॉज्ड अगेंस्ट हिज विल। इंटॉक्सिकेशन का यहाँ पे मतलब होता है कि आप किसी, मतलब कि एक्स ने वाई को जबरदस्ती शराब पिला दिया, मतलब या फिर कोल्ड ड्रिंक पिला दिया, उसमें कुछ नशीला दवाई डाल के कुछ सर्टेन ड्रग्स का मिक्सचर करके उसने कुछ एक्ट करवा दिया जो उसके अगेंस्ट, मतलब उसके विल के अगेंस्ट था, जबरदस्ती कराना ताकि उसको फंसाया जाए मे बी। तो सेक्शन 85 क्या बोलता है आईपीसी का? नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन, कोई भी चीज ऑफेंस नहीं है जो नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट इज बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन। रीजन क्या? इंटॉक्सिकेशन। ही इज इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट, उसको पता ही नहीं कि नेचर कैसा है एक्ट का, जो भी वो काम करवाया जा रहा है उसको, और दैट ही इज डूइंग व्हाट इज इधर रॉन्ग और कॉन्ट्ररी टू लॉ, या फिर लॉ को वायलेट करता है या फिर गलत काम कर रहा है, प्रोवाइडेड दैट द थिंग विच इंटॉक्सिकेटेड हिम वॉज एडमिनिस्टर्ड टू हिम विदाउट हिज नॉलेज, मतलब उसको जबरदस्ती वाई को कोल्ड ड्रिंक दिया गया, पर उसको ये नहीं बताया गया कि कोल्ड ड्रिंक में कुछ ड्रग्स मिला के दिया गया है, कुछ नशीली दवाई मिला के दे दिया अगेंस्ट हिज विल, ये भी आपका आता है। ओके, तो वो सर्टेन एक्ट करता है तो एक्ट ऑफेंस नहीं बोला जाएगा उसको, क्योंकि वो जब कर रहा था तब वो इंटॉक्सिकेटेड था और वो किसी और ने करवाया था, जबरदस्ती किया था, अगेंस्ट हिज विल किया था, इसलिए। एन एक्ट विच इज अगेंस्ट द विल को मैंने कोट किया, बोल्ड करके लिखा है क्योंकि विल इसमें आपका इंपॉर्टेंट आता है। मस्ट बी एन एक्ट विच द परफॉर्मर मतलब जो पर्सन इंटॉक्सिकेशन के इन्फ्लुएंस में आया है, परफॉर्मर परफॉर्म नॉट आउट ऑफ हिज कॉन्शियस वॉल्यूशन बट ऑन कंपल्शन, मतलब कोई उसको कंपेल करता है, कोर्स करता, फोर्स करता है कि तुम करो, जबरदस्ती फोर्सफुली करवाता है, बाय सम आउटसाइड एजेंसी, बाय ओवर पावरिंग और पैरालाइजिंग हिज विल बाय ओवर्ट फिजिकल एक्ट। ओके, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट सेक्शन 86। ऑफेंस रिक्वायरिंग अ पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज कमिटेड बाय वन हु इज इंटॉक्सिकेटेड। सेक्शन 85 और सेक्शन 86 इंटर रिलेटेड है, को रिलेटेड आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे क्या बोला गया है? इन केसेस वेयर एन एक्ट इज डन, मतलब जिस केसेस में जहाँ पे एक्ट जो है, सर्टेन एक्ट जो किया गया है, इज नॉट एन ऑफेंस अनलेस डन विद अ पर्टिकुलर नॉलेज और इंटेंट। अ पर्सन हु डज द एक्ट, जो पर्सन जो इंटॉक्सिकेशन में रहता है वो सर्टेन काम करता है इन द स्टेट ऑफ दैट, इन अ स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन शैल बी लायबल, वो लायबल ठहराया जाएगा टू बी डेल्ट विथ एज इफ ही एट द सेम नॉलेज, अगर उसको पता हो कि उसके साथ होने वाला है, या फिर अगर वो चाहता था कि वो करे बाद में, एज ही वुड हैव हैड इफ ही हैड नॉट बीन इंटॉक्सिकेटेड, अगर उसको इंटॉक्सिकेट नहीं किया जाता तब भी वो करता, अगर उसको पता होता कि उसको करना है, अनलेस द थिंग विच इंटॉक्सिकेटेड हिम वॉज एडमिनिस्टर्ड टू हिम विदाउट हिज नॉलेज और अगेंस्ट हिज विल। ओके, तो ये दोनों पार्ट आपका इंटर रिलेटेड है। ओके, अब आते हैं, देखिए आपका 10 सेक्शन आपका कंप्लीट हो गया। सेक्शन 76 से सेक्शन 86 कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग और 10 सेक्शन पढ़ने वाले हैं, तब एक क्लास एंड होगा। ओके, तो सेक्शन 87 क्या बोलता है? एक्ट नॉट इंटेंडेड
and not known to be likely to cause death or grievous hurt done by consent। यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने बोल्ड में नीचे की तरफ लिखा हुआ है, आपको एग्जाम्पल में पढ़ दूंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो पहले एग्जाम्पल पढ़ते हैं, आप सेक्शन पढ़ सकते हो, वीडियो पॉज करके आप सेक्शन पढ़ लो। तो एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, ए एंड जेड एग्री करता है टू फेंस विथ ईच अदर, एक दूसरे को फेंस करके रख देगा, फॉर अम्यूजमेंट। दिस एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट जो है ए और जेड के बीच में, ये इंप्लाई करता है, ये बताता है कि द कंसेंट ऑफ ईच अदर टू सफर एनी हार्म, कि मतलब कि अगर कोई एक आदमी कोई मतलब ए या जेड में से कोई एक आदमी को अगर कोई सफर करता है हार्म, विच इन द कोर्स ऑफ सच फेंसिंग, उस फेंसिंग के दौरान अगर कोई हार्म को सफर करता है, किसी को हार्म हो जाता है, इंजरी हो जाता है, मे बी कॉज्ड विदाउट फाउल प्ले, एंड इफ ए वाइल प्लेइंग फेयरली, और ए जो है नॉर्मली खेल रहा है, फेयर प्ले खेल रहा है, अगर गलती से भी जेड को लग जाता है तो ए कमिट नहीं करता ऑफेंस। क्यों? क्योंकि उसने जेड के कंसेंट से, दोनों ने एग्रीमेंट किया, दोनों ने फ्रीली कंसेंट दिया कि ठीक है जो भी होगा आगे देखा जाएगा, ठीक है ना। ए एंड जेड एग्री टू फेंस विथ ईच अदर फॉर अम्यूजमेंट। दिस एग्रीमेंट इंप्लाइज द कंसेंट ऑफ ईच टू सफर, देखिए कंसेंट ऑफ ईच टू सफर एनी हार्म विच इन द कोर्स ऑफ सच फेंसिंग मे बी कॉज्ड, वो हार्म हो सकता है विदाउट फाउल प्ले, मतलब कोई जबरदस्ती नहीं हो सकता, विदाउट फाउल प्ले। अगर देखिए यहाँ पे एंड इफ, और अगर ए जो है फेयर प्ले कर रहा है, ही इज प्लेइंग फेयरली, अगर वो जेड को हर्ट कर देता है बाय एनी रीजन, ए कमिट्स नो ऑफेंस, क्योंकि दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ था और दोनों ने फ्रीली कंसेंट दिया था। तो सेक्शन पे आते हैं, नथिंग विच इज नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ, कोई भी चीज जिसका इंटेंशन नहीं था कि किसी का डेथ हो जाए और ग्रीवियस हर्ट हो जाए, एंड विच इज नॉट नोन बाय द डूअर टू बी लाइकली टू कॉज डेथ, या फिर जो काम कर रहा है उसको पता नहीं था कि उससे डेथ हो सकता है या फिर ग्रीवियस हर्ट हो सकता है, इज एन ऑफेंस बाय रीजन, वो ऑफेंस नहीं बोला जाएगा बाय रीजन ऑफ एनी हार्म विच इट में कॉज और बी इंटेंडेड बाय द डूअर टू कॉज to any person above 18 years of age who has given consent, उसने कंसेंट दिया 18 years एज के above है, whether express या तो एक्सप्रेसली बोला या तो इम्प्लाइडली बोला, to suffer that harm, ठीक है, उसने एक्सप्रेस किया या फिर इम्प्लाई किया है कि वो सफर कर सकता है हार्म, और बाय रीजन ऑफ एनी हार्म विच इट मे बी नोन बाय द डूअर टू बी लाइकली टू कॉज एनी सच पर्सन who has consented to take the risk of that harm। ओके, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ डन बाय कंसेंट इन गुड फेथ फॉर पर्सन्स बेनिफिट, ये आता है सेक्शन 88 में ऑफ द आईपीसी। इसमें एग्जांपल है, आप सेक्शन पढ़ लो वीडियो पॉज करके, अगर आपको कोई डाउट आ रहा है, कुछ क्वेरी आ रहा है, कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हो, लिख सकते हो, आप कमेंट कर दीजिए। हम एग्जाम्पल पे आते हैं, ए सर्जन है, ए जो है सर्जन है, नोइंग दैट अ पर्टिकुलर ऑपरेशन इज लाइकली टू कॉज द डेथ ऑफ जेड, उसको पता है कि जेड का सर्टेन ऑपरेशन अगर वो करे तो उसका डेथ हो सकता है, हु सफर्स अंडर द पेनफुल कंप्लेंट बट नॉट इंटेंडिंग टू कॉज जेड्स डेथ, वो चाहता तो नहीं है जेड का कि जेड मर जाए, एंड इंटेंडिंग इन गुड फेथ, वो गुड फेथ में बोलता है, मतलब और जेड के बेनिफिट में, मतलब वो गुड मतलब ए जो है सर्जन जो है वो गुड फेथ में और जेड के बेनिफिट में, जेड का बेनिफिट हो इसलिए वो ऑपरेशन परफॉर्म करता है, और जेड का कंसेंट के थ्रू ए ने कोई ऑफेंस नहीं किया, क्योंकि इसमें जेड का कंसेंट भी था, इसमें ए ने गुड फेथ में किया और जेड के बेनिफिट के लिए किया। ओके, तो सेक्शन 88 यही बोलता है आपका, नथिंग विच इज, मैं रीड आउट कर देता हूँ, आपको समझ में आ ही गया होगा, नथिंग विच इज नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म विच इट मे कॉज और बी इंटेंडेड बाय द डूअर टू कॉज or be known by the doer to be likely to cause any person for whose benefit it is done in good faith and who has given a consent
whether express or implied, to suffer that harm or to take the risk of that harm. आई होप कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा सेक्शन 88 का भी। अब हम लोग आते हैं सेक्शन 89 में। एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ चाइल्ड और इनसेंट पर्सन बाय कंसेंट ऑफ गार्जियन। अब हम लोग आते हैं इसका एग्जांपल में, आप सेक्शन पढ़ लो आराम से बैठ के, आप वीडियो पॉज करके मैं एग्जांपल आपको समझा देता हूँ जिससे आपको सेक्शन आपको समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ए इन गुड फेथ, ए जो है देखिए यहाँ गुड फेथ पहले याद दे दिया गया आपका। ए जो है गुड फेथ फॉर हिज चाइल्ड, उसके बेटे, फॉर हिज चाइल्ड्स बेनिफिट, उसके बेटे के बेनिफिट के लिए, अपने बच्चे के बेनिफिट के लिए, विदाउट, और मतलब बच्चे के बेनिफिट के लिए और उसके कंसेंट के बिना, हैज हिज चाइल्ड कट फॉर द स्टोन बाय अ सर्जन, स्टोन को काटने के लिए सर्जन से शायद बात करता है, नोइंग इट टू बी लाइकली दैट, और उसको बाद में पता चलता है, मतलब उसको सर्जन से बात करके पता चलता है कि उस ऑपरेशन से वो बच्चे उसके बच्चे का डेथ भी हो सकता है, पर वो चाहता तो नहीं है कि उसके बच्चे का डेथ हो। इज विद इन द एक्सेप्शन इन एज मच एज हिज ऑब्जेक्ट वॉज द, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि वो अपने बच्चे को क्योर करे। इन गुड ही वॉज इन गुड फेथ। तो हम लोग सेक्शन रीड आउट कर देता हूँ। Nothing which is done in good faith for the benefit of a person under 12 years of age or of unsound mind, अगर वो unsound mind का भी हो तो भी आपका सेम केस होगा, अगर वो अंडर 12 years of age हो तो भी आपका सेम केस होगा। और by consent either express or implied of the guardian or other person having lawful charge of that person is an offense by reason of any harm, ठीक है, any harm which it may cause or be intended by the doer to cause or be known by the doer to be likely to cause to that person, it is subject to provisions mentioned in the sections. Okay, अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं सेक्शन 90 पे। अब सेक्शन 90 क्या है? कंसेंट नोन टू बी गिवन अंडर फियर ऑफ मिसकंसेप्शन। इसमें एग्जाम्पल तो नहीं है पर तभी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सेक्शन 90 ऑफ द आईपीसी या फिर इंडियन पेनल कोड बताता है, ए कंसेंट इज नॉट सच अ कंसेंट एज इज इंटेंडेड बाय एनी सेक्शन ऑफ दिस कोड। कोई भी कंसेंट इज नॉट अ, वो कंसेंट नहीं बोला जाएगा एज इज इंटेंडेड बाय एनी सेक्शन ऑफ दिस कोड इफ द कंसेंट इज गिवन बाय अ पर्सन। अगर कोई पर्सन कंसेंट देता है, अपना परमिशन देता है अंडर फियर ऑफ इंजरी, कि उस पर्सन को इंजरी हो जाएगा, उस डर से वो कंसेंट दे देता है, और अंडर अ मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट, किसी फैक्ट का मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, कुछ कंफ्यूजन हो जाता है, उस टाइम पर कंसेंट दे दिया। एंड इफ द पर्सन डूइंग द एक्ट, और वो पर्सन वो एक्ट करता है, नोज और हैज रीजन टू बिलीव दैट द कंसेंट वॉज इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ, और उसको पता चलता है कि जो कंसेंट उसने दिया वो उस डर या फिर उस मिसकंसेप्शन का कॉन्सिक्वेंस के कारण ही उसने अपना कंसेंट दिया। कंसेंट ऑफ, ये सेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और कंसेंट ऑफ इनसेंट पर्सन इफ द कंसेंट इज गिवन बाय अ पर्सन हु फ्रॉम, अगर कोई अनसाउंड माइंड या फिर इंटॉक्सिकेटेड पर्सन अगर कुछ कंसेंट देता है और he is unable to understand the nature and consequence of that to which he gives his consent. फिर आते हैं consent of child, unless the contrary appears from the context if the consent is given by a person who is under the 12th year of age. Okay, अब हम लोग आते हैं next section, that is section 91 of the Indian Penal Code। क्या बताता है? The exceptions in the sections 87, 88 and 89, कुछ एक्सेप्शंस है जो आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपको डिटेल में उतना पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सिर्फ सेक्शंस इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ा दे रहा हूँ। वो सेक्शंस अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हो, मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। अभी मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ। यहाँ पर भी देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, कॉजिंग मिसकैरियज अनलेस कॉज्ड
in good faith for the purpose of saving the life of the woman is an offense. Is offense unexpediently of any harm which it may cause or be intended to cause to the woman. Therefore, it is not an offense by reason of such harm. मतलब एक्सक्लूजन ऑफ एक्ट्स को एक्सक्लूड कर दे रहा है विच आर ऑफेंसेस इंडिपेंडेंटली ऑफ हार्म कॉज. सेक्शन क्या बताता है? द एक्सेप्शंस इन द डू नॉट, ये जो सेक्शंस 87, 88 और 89 ये सब एक्सटेंड नहीं करते टू एक्ट्स विच आर ऑफेंसेस इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी हार्म विच दे मे कॉज और बी इंटेंडेड टू कॉज और बी known to be likely to cause to the person giving the consent or on whose behalf the consent is given. I hope थोड़ा आपको बहुत क्लियर हो रहा होगा. डाउट रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हो. अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, दैट इज 92. एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ अ पर्सन विदाउट कंसेंट. कोई भी सर्टेन एक्ट किया जा रहा है इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट पर्सन without his consent. एग्जाम्पल ले लेते हैं. Z is thrown from his horse. Z फेंका गया अपने घोड़े से और वो इनसेंसिबल है. A जो है वो सर्जन है, वो Z को he finds Z requires to be trepanned. उसको लगता है कि Z को ट्रिपेंड कर देना चाहिए. A नहीं चाहता कि Z मर जाए, पर उसका गुड फेथ है फॉर जेड, और मतलब वो गुड फेथ में ए जो है गुड फेथ में और जेड के बेनिफिट, जेड के भलाई के लिए वो ट्रेपेन परफॉर्म करता है बिफोर जेड रिकवर्स हिज पावर ऑफ जजिंग फॉर हिमसेल्फ. कब करता है? बिफोर जेड रिकवर्स हिज पावर ऑफ जजिंग फॉर हिमसेल्फ. ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस, क्योंकि उसने गुड फेथ में अपना ऑपरेशन किया है, ट्रिपेनिंग किया है और जेड का बेनिफिट के लिए किया है. ओके, अब मैं सेक्शन रीड आउट कर देता हूं मैं. अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में आप बोल दो. अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दो आप. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आते हैं. नथिंग इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म विच इट मे कॉजेज टू अ पर्सन फॉर हुज बेनिफिट इट इज डन इन गुड फेथ. यहाँ देखिए, गुड फेथ इवन विदाउट दैट पर्सन कॉन्सेंट. जैसे कि मैंने आपको हेडिंग जब मैं आपको बता रहा था तभी मैं बता दिया था. इफ द सर्कमस्टेंसेज आर सच दैट इट इज इम्पॉसिबल फॉर दैट पर्सन टू सिग्निफाई कंसेंट. मतलब यहाँ इस मतलब ऐसा भी कुछ सर्कमस्टेंसेज या फिर ऐसा भी कुछ सिचुएशन आ सकता है कि वो जो पर्सन जिसके बेनिफिट के लिए हम कुछ काम करवाना चाह रहे हैं वो अपना कंसेंट सिग्निफाई नहीं कर सकता. और इफ दैट पर्सन इज इनकेपेबल of giving consent and has no guardian or other person in lawful charge of him from whom it is possible to obtain consent in time for the thing to be done with benefit. This is subject to provisions mentioned in the sections. अब हम लोग आते हैं सेक्शन 93. कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ. जो भी कम्युनिकेशन होता है गुड फेथ में वो आपका क्रिमिनल लॉ का जनरल एक्सेप्शन के अंडर आता है. तो सेक्शन 93 ये डील करता है. वो बताता है आईपीसी के अंडर कि नो कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ, कोई नो कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ इज एन ऑफेंस. जो भी मतलब कि कोई भी कम्युनिकेशन जो भी गुड फेथ में बोला गया है वो ऑफेंस नहीं बोला जाएगा. बाय रीजन ऑफ एनी हार्म टू द पर्सन टू होम इट इज मेड, इफ इट इज मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट पर्सन. मतलब कि उस आदमी का बेनिफिट हो और उससे वो कम्युनिकेट कर दिया जाए गुड फेथ में, अगर और उसको फिर कुछ हार्म भी हो गया, कुछ इंजरी हो गया या मान लीजिए डेथ भी हो गया, अगर वो आदमी मर भी गया तब भी ऑफेंस नहीं बोला जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल है, ए सर्जन है, उसने गुड फेथ में आके अपने पेशेंट को बताया कि वो अब आगे नहीं जी सकता या फिर उसको कैंसर है. ठीक है, तो पेशेंट डाइज इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द शॉक. उसको जैसे ही पता चला कि उसको कैंसर है और वो अब ही कैन नॉट लिव, ही डाइज इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द शॉक. ही हैज कमिटेड नो ऑफेंस दो ही न्यू इट टू बी लाइकली दैट द कम्युनिकेशन माइट कॉज द पेशेंट्स डेथ.
जैसे सेक्शन में मैंने बताया वैसे ही आपका एग्जाम्पल में दिया हुआ है। अब हम लोग आते हैं सेक्शन 94 पे। एक्ट टू विच अ पर्सन इज कॉम्पेल्ड बाय थ्रेट, मतलब हुआ कि इस सेक्शन में आपका दिया हुआ है कि एक्ट टू विच अ पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट, कोई एक आदमी को सर्टेन एक्ट करवाया जाता है, सर्टेन कुछ काम करवाया जाता है बाय थ्रेटनिंग हिम टू डू दैट एक्ट। सेक्शन 94 पढ़ते हैं। एक्सेप्ट मर्डर, मर्डर को छोड़ के, एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट, जो भी स्टेट के अगेंस्ट ऑफेंसेस है, आर पनिशेबल विद डेथ। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु इज कंपेल्ड टू डू इट बाय थ्रेट्स, मतलब कोई भी चीज ऑफेंस नहीं बोला जाएगा जो भी उस पर्सन से, जो भी एक्स से, मतलब मान लीजिए एक्स और वाई है, एक्स ने वाई को थ्रेटन किया कि तुम एक काम करो, उसको कंपेल किया कि बाय थ्रेटनिंग हिम कि तुम एक सर्टेन एक्ट करो, वो रॉन्गफुल एक्ट भी हो सकता है, तो वाई उस एक्ट को किया तो वाई ने कोई ऑफेंस नहीं किया। विच एट द टाइम ऑफ डूइंग इट इज रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन दैट इंस्टेंट डेथ to that person will otherwise be the consequence, provided the person doing the act did not of his own accord, अपने accordingly वो नहीं किया है, और from a reasonable apprehension to harm to himself short of instant death place himself in the situation by which he became subject to such constraint। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन आपको बता देता हूँ। एक्सप्लेनेशन जो भी दिया गया है सेक्शन 94 में, एक्सप्लेनेशन 1, a person of his own accord or by reason of a threat, मतलब या फिर वो अपने मर्जी से गया, या फिर और by reason of threat of being beaten, उसको पीटा गया, उसने ज्वाइन किया डकैती का गैंग को, knowing their character, उसको पता था कि उन लोग का कैरेक्टर कैसा है, he is not entitled to the benefit of this exception। ठीक है, तो वो ये जो बेनिफिट उसको मिल रहा है कि उसको छोड़ दिया जाएगा कि उसने ऑफेंस कमिट, उसने कोई सर्टेन एक्ट जो कमिट किया है, उसने कुछ ऑफेंस नहीं किया है, he will not be entitled to the benefit of this section on the ground of his having been compelled by associates to do anything that is an offense by law। Why? Because he knows he by his own accord joins a gang of dacoit knowing their character। अगर उसको जबरदस्ती ठूसा जाता है, लाइक मैं एक्सप्लेनेशन 2 बताऊंगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। अ पर्सन सीज्ड बाय अ गैंग ऑफ डकैत, देखिए यहाँ पे एक आदमी को गैंग ऑफ डकैत ने सीज कर लिया, एंड फोर्स्ड बाय थ्रेट ऑफ इंस्टेंट डेथ, उसको बोला कि तुम ये काम करो नहीं तो तुम्हें मार दिया जाएगा। टू डू अ सर्च टू डू अ थिंग विच इज एन ऑफेंस बाय लॉ, सर्टेन एक्ट करने बोला कि तुम ये चोरी करके लाओ जो लॉ को वायलेट करता है या फिर कुछ ऑफेंस है बाय लॉ। फॉर एग्जाम्पल अ स्मिथ कंपेल्ड टू टेक हिज टूल्स, अ स्मिथ इज कंपेल्ड, मतलब स्मिथ जो है उसको कंपेल किया गया बाय अ गैंग ऑफ डकैत to take his tools and to force the door of a house for the ducats to enter and plunder it is entitled to the benefit of this exception। ये आदमी entitled है कि उसको इस एक्सेप्शन का उसको बेनिफिट मिले। और जो मैंने एक्सप्लेनेशन 1 में बताया था वो he is not entitled, क्यों? क्योंकि उसने knowingly उसने गैंग ऑफ डकैत को ज्वाइन किया और उसको ये भी पता था कि उसका कैरेक्टर कैसा है, इसलिए। अब हम लोग आते हैं सेक्शन 95, दैट इज आवर लास्ट सेक्शन। ये 28th सेक्शन है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का, उसमें 10th सेक्शन है, दैट इज 96, सेक्शन 96 से 106 तक। ठीक है, तो सेक्शन 95 पे आते हैं। यहाँ पे लिखा गया है एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म, अगर कुछ ये ट्रिफलिंग एक्ट के अंडर आता है, अगर कुछ गलती से आपका थोड़ा सा आपका एल्बो लग गया किसी को, ट्रेन में आप सफर कर रहे हो, किसी को एल्बो लग गया, स्लाइट हार्म हुआ तब। सो नथिंग इज एन ऑफेंस बाय रीजन दैट इट कॉजेज और दैट इट इज इंटेंडेड टू कॉज or that
इट इज़ नोन, मतलब जानबूझ के आप थोड़ा सा एल्बो लगा दिए किसी और आदमी को, और दैट इट इज़ नोन टू बी लाइकली टू कॉज एनी हार्म इफ दैट हार्म इज सो स्लाइट, मतलब बहुत स्लाइट है, जस्ट ठोकर मारा है किसी को, दैट नो पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी सेंस एंड टेम्पर वुड कंप्लेन ऑफ सच हार्म। ऐसा इंजुरी किया, मतलब जस्ट थोड़ा धक्का मारा है किसी एक आदमी को, और इतना कम धक्का मारा, सो स्लाइट दैट नो पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी सेंस, कोई नॉर्मल आदमी विथ ऑर्डिनरी सेंस एंड टेम्पर कंप्लेन नहीं कर सकता उस हार्म का। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, अ पर्सन कॉल्स मिस्टर गुप्ता जी एज कुत्ता जी, मतलब कोई गुप्ता जी को कुत्ता जी बोलता है अगर, this will amount to trifling act because intercourse in the civilized society will come to an end if for certain words uttered a person found himself exposed to all the trouble and worry of a criminal trial. I hope कि आज का क्लास आपको इंटरेस्टिंग लगा हो। अगर आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हो, ठीक है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस के लिए। क्लैट रिलेटेड हो, क्लैट रिलेटेड अपडेट मैंने दिया है, अगर जो लोग क्लैट एस्पिरेंट्स है वो लोग चाहो तो आप जाके देख सकते हो, मैं आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा। क्लैट जो लोग एस्पिरेंट्स हैं उन लोग का पैटर्न्स, स्ट्रैटेजी, टिप्स एंड ट्रिक्स, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मैंने वीडियो बनाया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया है, आप जाके वहाँ देख सकते हो। तो ये वीडियो भी क्लैट एक्सपीरियंस लोग के लिए भी है, क्योंकि क्रिमिनल लॉ और जनरल एक्सेप्शंस इन क्रिमिनल लॉ आईपीसी ये आपका क्लैट में आता है। ओके, सब्सक्राइब कीजिए आप ज़रूर, लाइक कीजिए, आपको पसंद आए वीडियोस, शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को जानने को मिले कि क्या होता है क्रिमिनल लॉ के एक्सेप्शंस क्या क्या है। और लास्ट वीडियो इंट्रोडक्शन टू क्रिमिनल लॉ वो भी मैं आई बटन में दे दूंगा, सबको जानना चाहिए आई थिंक। ओके, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे एट होम। थैंक यू।